हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नेम है डिफरेंशिएशन। कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब जिस स्टूडेंट ने वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा या चैप्टर उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 7 को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के आपको करवाए गए हैं, पहले वो आप कंप्लीट देखें, उनको अच्छी तरीके से समझें, तभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी। यानी कि डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग नाम क्यों है, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। तो ये जो ऊपर आई बटन दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियोस देख सकते हैं। तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक क्लियर कीजिए, उसी के बाद आप चैप्टर नंबर 7 पे आएंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। तो आइए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। अब चैप्टर के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि इसमें होने वाला क्या है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। अब जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ी कि सर व्हाट इज़ मैट्रिक्स, हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगी मैट्रिक्स, किस लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। अब ऐसा ही यहाँ हो रहा होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये है क्या डिफरेंशिएशन, हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हेन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हम कब हम यूज़ करेंगे इस प्रोसेस का। और जो थर्ड आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो आ रहा होगा व्हाई वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि जो डिफरेंशिएशन है उसको हम कब क्यों यूज़ करेंगे। तो मैं तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देता हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, या फिर आप डेरिवेटिव बोल सकते हो। है तो ये अलग अलग, डिफरेंशिएशन भी और डेरिवेटिव भी। तो यहाँ से देखिए, जो डिफरेंशिएशन है किसी फंक्शन का, वो होता क्या है। इट इज़ द ऑपरेशन दैट allows us to find the rate of change in dependent variable with respect to independent variable in a given function, किसी भी गिवन फंक्शन में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि जो डिफरेंशिएशन है ये है क्या। इट इज़ द ऑपरेशन, ये क्या है, एक ऑपरेशन है दैट अलोज अस टू फाइंड, हमें अलो करता है फाइंड आउट करने के लिए क्या, द रेट ऑफ चेंज, कि ये जो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जो रेट ऑफ चेंज का टॉपिक है ये काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं रेट ऑफ चेंज के बारे में भी काफ़ी पॉइंट आपको बताऊंगा। इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, की डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। या फिर इसको डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, एक सेकंड डेफिनेशन और है इसकी। इसमें आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, यानी कि किसी भी गिवन फंक्शन का क्या है, रेट ऑफ चेंज है, यानी कि रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था व्हेन, यानी कि कब हम इस डेरिवेटिव कंसेप्ट का या डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट ना हो। उसके बाद देखिए वाई, यानी कि हम क्यों फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, या फिर किसी भी फंक्शन में हम डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक करते हैं। अब क्या डिफरेंशिएबिलिटी के बिना मैथ अधूरा था, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन वाई वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमारा जो आंसर आप देंगे, टू फाइंड, किसके लिए यूज़ करते हैं,
टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द गिवन फंक्शन। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको ये जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, शायद आपने कईयों ने तो पहली बार ही सुना होगा कि ये जो इंस्टेंटेनियस है ये होता क्या है। अगर हिंदी में इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है तत्कालिक, यानी कि तुरंत का। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, तुरंत का। ठीक है, ये दो मीनिंग होते हैं इसके। तुरंत का यानी कि अभी कितना चेंज हुआ, जस्ट अभी, इस तरीके से। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग आपको समझ में आया। तो ये थी बेसिक सी नॉलेज की डिफ्रेंशिएशन है क्या, अब हम कब यूज करेंगे और उसको क्यों यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है वो होता क्या है। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो ये रेट ऑफ चेंज है ये दो टाइप का होता है। रेट ऑफ चेंज फर्स्ट होता है कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, यानी कि कांस्टेंट, और सेकंड होता है व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट ना हो। अब कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज क्या होता है इसके लिए समझिए। हम एक ही एग्जांपल लेंगे, एक ही एग्जांपल से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जितना भी डिफरेंशिएशन है मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो एग्जांपल ये है कि लेट अस सपोज हम एक कार में बैठे हैं और जो कार की स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो रही है अभी, यानी कि हर एक घंटे में उसकी स्पीड कितना चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड में हमें चेंज गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ टाइम है और यहाँ पे स्पीड है। जब टाइम क्या था 0 घंटे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में वो कार बंद थी, खड़ी थी, तो स्पीड भी क्या थी, 0 थी। उसके बाद जब टाइम 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे के बाद लेट अस सपोज यहाँ हम 10 ले लेते हैं, यहाँ 20 ले लेते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ 40, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि वाई एक्सिस पे। तो 1 घंटे के बाद स्पीड कितनी हो गई, यानी कि 10 किलोमीटर बढ़ गई। तो दिस मीन स्पीड क्या हुई, 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब दूसरे घंटे में आप चेक करोगे, अब दोबारा से फिर कितनी चेंज हुई, यानी कि 10, तो 10 से कितनी हो गई वो 20 किलोमीटर पर आवर। जब आप थर्ड यानी कि थर्ड आवर के बाद चेक करोगे तो वो कितनी मिलेगी आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। जब इसी तरीके से फोर्थ आवर के बाद आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वो 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो क्या है कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है स्पीड के अंदर। अब इस तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ बताइए कि 10 आवर्स के बाद जो स्पीड ऑफ कार है वो क्या होगी, आप इसको इजीली बता सकते हैं क्योंकि क्लास 10th का टॉपिक हो गया। यानी कि एपी स्टार्टिंग में क्या था, स्पीड 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, सो ऑन 10 यानी कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। तो ये क्या हो गई एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड 20, यानी कि ए और डी की वैल्यू निकाल के हमसे जो मर्जी पूछे हम वही बता सकते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 50 घंटे के बाद इसकी स्पीड क्या होगी तो आप इजीली A50 की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। यानी कि इसमें कहीं आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस मीन्स जब रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट हो तब हमें डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम ईजिली ऐसे ही उसको AP के हेल्प से या जैसे मर्जी उसको हम जो रेट ऑफ चेंज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है रेट ऑफ चेंज जब कांस्टेंट ना हो। जब कांस्टेंट ना हो तो उसके केस में देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए ये x है, ये y है, मैं सेम वही नीचे टाइम ले रहा हूँ, यहाँ स्पीड ले रहा हूँ भी। ये ध्यान रखें, स्पीड हम ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में और टाइम ले रहे हैं हावर्स में, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ टाइमिंग ले लेते हैं 0 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 घंटे तक का कुछ भी हम टाइम सपोज कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया 10 किलोमीटर की स्पीड है, यहाँ 20 की है, यहाँ 30 की है, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70। इस तरीके से हमने स्पीड
को भी ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। अब जब कार स्टार्टिंग पोजीशन पे है यानी कि खड़ी है, दिस मीन स्पीड क्या होगी 0। उसके बाद लेट सपोज उसकी स्पीड इस तरीके से इंक्रीज हुई, इस तरीके से, ये ग्राफ हो गया भाई, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे पास ग्राफ हुआ स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने देखा कि जब 0 था यानी कि टाइम 0 था, स्टार्टिंग था, तो स्पीड भी क्या थी 0। उसके बाद यानी कि जब 1 घंटे के बाद हमने चेक किया तो स्पीड यहाँ हमें कितनी मिली 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब 2 घंटे के बाद चेक किया तब भी स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 और 2 आवर के बीच में वो क्या रही, कांस्टेंट रही। लेकिन जब 2 से 3 आवर्स पे गए तो 3 पे हमने चेक किया कि स्पीड क्या हो गई 30 किलोमीटर हो गई। यहाँ पे क्या हुई 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 3 पे। 4 पे चेक किया तो फिर वही 30 पे खड़ी है। 5 पे चेक किया तो ऊपर चली गई यानी कि ये 45 चली गई, इस तरीके से। यानी कि अब हमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये चेंज किस टाइप से हो रहा है। यानी कि जब स्टार्टिंग में 0 थी तो वो तो ठीक है 0 थी, जब 1 घंटे बाद देखा तो स्पीड 10 की, 2 घंटे बाद देखा फिर भी 10 की, यानी कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रही है। उसके बाद 3 घंटे बाद देखा तो वो 30 हो गई यानी कि 20 बढ़ गई। 4 घंटे बाद देखा अब भी वो 30 पे चल रही है। 5 घंटे बाद देखा तो यहाँ स्पीड कितनी होगी 45, यहाँ 30 थी, यहाँ 30, यहाँ पे थी 10 और यहाँ पे भी 10 और स्टार्टिंग में 0। यानी कि यहाँ स्पीड का हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि स्पीड में कितना चेंज हो रहा है। अब देखिए इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करते हैं। अगर आप किसी कार से कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है कि जब ट्रैफिक आ जाती है तो ब्रेक लगते हैं, कार रुक भी जाती है। जब रोड खाली होती है तो कार की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक हुआ तो फिर स्लो हो जाती है, ऐसा होता है नहीं। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड में चेंज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। आप ये तो नहीं बोलते सर हम यहाँ से मान लिया कैथल टू चंडीगढ़ गए हैं तो दिस मीन्स हर रास्ते हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही, ऐसा तो नहीं, वो भी कांस्टेंट हो गई। यानी कि जब ट्रैफिक आई तो आपने ब्रेक लगाए, गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक कम हुई, आपने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ गई। उसके बाद हो सकता है आप बीच में रुक गए हो, कहीं गाड़ी रोक ली हो तो वहाँ स्पीड क्या हो गई 0। यानी कि स्पीड का हमें कुछ आइडिया नहीं कि किस पॉइंट पे क्या थी, वो बस चलती जा रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में वो स्पीड क्या है, नॉट कांस्टेंट है। यानी कि हम नहीं बता सकते। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि भाई जो फर्स्ट आवर में वो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, बताइए कि 10 घंटे बाद स्पीड क्या होगी, अब हमें तो पता ही नहीं। अब 10 घंटे बाद हो सकता है 8वें घंटे पे स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट चल रही हो 10 तक की 70 ही हो सकता है स्पीड ऊपर बढ़ गई हो यानी कि वो 100 तक चली गई हो। यानी कि ये कोई फिक्स नहीं है, हम ये नहीं बता सकते। यानी कि जब रेट ऑफ चेंज नॉट कांस्टेंट है उस केस में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि इतने घंटे के बाद स्पीड क्या होगी तो आप बोलोगे कि सर हम नहीं बता सकते। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। अब ये जो एवरेज स्पीड है ये होते क्या है, एवरेज स्पीड यानी कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड में क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये फाइनल इनिशियल है क्या। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज कोई एग्जांपल है कि इस प्लेस से हमने चलना स्टार्ट किया, ये कैथल है और हम वहाँ चंडीगढ़ तक पहुँच गए। ये प्लेस है हमारा चंडीगढ़, CHD मैंने लिख दिया है। अब कैथल से चंडीगढ़ तक जाने में अब ये तो यानी वही चीज़ आ गई कि स्पीड आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गए हैं। अब कहीं गाड़ी ने ब्रेक लिए होंगे, कभी स्पीड इंक्रीज हुई होगी कभी डिक्रीज हुई होगी। हम मान लेते हैं कि ये 200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर है और आपको टोटल लगे यहाँ से मान लेते हैं 5 घंटे लगे, ठीक है। टाइम कितना हुआ 5 आवर्स। अब टाइम आपको 5 घंटे लगे हैं, डिस्टेंस आपने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है। दिस मीन्स आपकी जो एवरेज स्पीड आई है वो आपकी क्या आई 200 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम 5, तो एवरेज स्पीड आई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एवरेज आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तभी जाके चंडीगढ़ पहुँचे। अब सेम एज इट इज़ फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ठीक है। फाइनल डिस्टेंस
अब फाइनल डिस्टेंस जितनी भी ट्रैवल की है वही मैंने इसका एग्जांपल दिया है। हमने क्या किया, जहाँ स्टार्टिंग में यहाँ इस पॉइंट पे थे, जब हम कैथल में थे तो हमारी डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ 0 किलोमीटर थी, यानी कि हमने कुछ ट्रैवल तो नहीं किया था। जब हम एंड पॉइंट पे पहुँच गए तो डिस्टेंस हमने कितनी ट्रैवल कर ली, 200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी ट्रैवल की, 200 किलोमीटर। वही हमने किया फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी कि 200 माइनस 0 तो कितना आया 200, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तो टाइम कितना था, 0 आवर, यानी कि कोई टाइम ही नहीं लग रहा था, हम स्टार्ट भी नहीं हुए थे। जब चंडीगढ़ पहुँचे तो टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स, 5 घंटे लगे, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो हमने कितना लिखा, 5 आ गया। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो क्या आई, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन बीच में अगर किसी पॉइंट पे आपसे स्पीड पूछ ली तो आप क्या बोलोगे, नहीं बता सकते। तो ये था नोट कांस्टेंट चेंज। अब जो नोट कांस्टेंट चेंज है उसमें हमने क्या पढ़ा, एवरेज चेंज। क्या पढ़ा, एवरेज चेंज, यानी कि एवरेज अगर हमें निकालनी हो कि एवरेज हमें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालनी है। उसके बाद जो सेकंड अब हम पढ़ेंगे वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस चेंज होता क्या है, तो उसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। मैं इनको रफ कर देता हूँ, ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है और एवरेज चेंज है, कांस्टेंट चेंज है, ये होते क्या है। इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए देखिए, यहाँ पे मैं फिर वही ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, नीचे है टाइम इन आवर्स, और ऊपर मैं यहाँ डिस्टेंस ले लेता हूँ। क्या लिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो अगर टाइम आपका कुछ ऐसा बन रहा है इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ हो गया अभी। अब यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से यहाँ डिस्टेंस है किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20, यहाँ 30, ये 40, ऊपर 50, नीचे 60, सॉरी ऊपर फिर 60 आ गया, इस तरीके से। अब देखिए ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे यानी कि x = 3, यानी कि जब टाइम कितना था, 3 आवर्स था। टाइम कितना था, जब गाड़ी को चलते 3 घंटे कंप्लीट हो गए थे, तो उस पॉइंट पे स्पीड में कितना चेंज आया, यानी कि रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। अब लेट सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें चेंज निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि P के जस्ट लेफ्ट चेंज निकालते हैं और P के जस्ट राइट। अब लेफ्ट राइट का मीनिंग होगा कि स्लाइटली ग्रेटर देन P और स्लाइटली लेस देन P, यानी कि P से हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे। अब हम मान लेते हैं कि जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, ये x = 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट हुआ 3 और y का कोऑर्डिनेट हुआ f(3). ठीक है, ये क्या हुए कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर फंक्शन ये y = f(x) फंक्शन की हमें कर्व गिवन है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हुई, f(3) हुई। अब इससे थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन। अब देखियो अगर मैं बिल्कुल इसके नज़दीक पॉइंट लगा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब स्लाइटली ग्रेटर देन, ये पॉइंट आगे ले लेता हूँ मैं Q। अब Q पे क्या हुआ कि टाइम में कुछ ना कुछ चेंज हुआ कि 3 + h, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, f(3 + h) होगी। ठीक है, जहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0 को, ये वही डिफरेंशियबिलिटी वाला कंसेप्ट हो गया। अब मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, अगर डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट आपने नहीं क्लियर है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो डिफरेंशियबिलिटी वाली वीडियोज आप देखिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ r, जो मान लेते हैं स्लाइटली लेस देन है, जो 3 - h और f(3 - h) ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये डिफरेंशियबिलिटी में मैंने आपको कवर करवाया था कि हम अगर इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे क्या हम एक यूनिक टेंजेंट लाई करते हैं, दिस मीन्स तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। अब वहाँ तो थी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी,
अब इंस्टेंटेनियस चेंज तो समझ चुके हैं ना कि हम जस्ट इस P पॉइंट से स्लाइटली लेस देन और P पॉइंट से स्लाइटली ग्रेटर देन, इस पे हम चेंज देख रहे हैं कि एट P पॉइंट पे जो फंक्शन की कर्व है उसमें क्या चेंज आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज, जो ऑलरेडी मैं डिफरेंशियबिलिटी में भी करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ चेंज के नाम से नहीं, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। उसके बाद देखिए, इसको रफ कर देते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अब ये जो नाम लिखा है यहाँ डिफरेंशिएशन, अब ये है क्या, अब मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये प्रोसेस है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की। अब डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, अब ये जो वर्ड आ गया डेरिवेटिव, अब आप इसको समझो कि ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है, डेरिवेटिव इट इज द slope of tangent of the given function at a point। ठीक है, किसी पॉइंट पे ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जो ये डेरिवेटिव होता है। भी अब ये जो डेरिवेटिव है इसकी नोटेशन क्या होगी, नोटेशन क्या होगी, यानी कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। अब y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, दिस मीन्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो कैसे डिफाइन होगा, एफ डैश एक्स। उसको हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। ये मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी में बताया था। लेकिन यहाँ देखिए, व्हेन एक्स चेंज, जब x चेंज होता है टू x प्लस डेल एक्स। अब x यहाँ चेंज हो जाता है x प्लस डेल एक्स में, वेयर अब ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स यानी कि ये ट्रायंगल टाइप बना देते हैं, या फिर dx भी आप लिख सकते हैं। डेल एक्स इज द स्मॉल इंक्रीमेंट, ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है। अब ये जो डेल एक्स है ये क्या है, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गई, x की वैल्यू x प्लस डेल एक्स हो गई। जब x की वैल्यू x प्लस डेल एक्स हुई तो y की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अभी मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे, तो x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हम फंक्शन में x की वैल्यू रखते हैं। लेट सपोज हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, y की। यानी कि जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू के। दिस मीन्स x कौन सा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कौन सा वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ से देखिए x किस में चेंज हो गया, x चेंज टू x प्लस डेल एक्स। अगर x की वैल्यू में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, दिस मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है y, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, y, तो y में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। तो y में हम मान लेते हैं इंक्रीमेंट हुआ y प्लस डेल वाई। अब ये जो डेल वाई है ये भी क्या है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो एफ ऑफ 3 की वैल्यू है, सॉरी एफ ऑफ 3 की वैल्यू है वो आ रही है 5, लेकिन जब हमने एफ ऑफ यहाँ स्मॉल इंक्रीमेंट 3.01 रखा तो फंक्शन में तो कुछ ना कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर 3 पॉइंट पे वैल्यू 5 है तो 3.01 पे कुछ ना कुछ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि समथिंग इंक्रीज होगा फंक्शन में। वही चीज़ हमने क्या ली, डेल वाई ली। यानी कि जो डेल वाई और डेल एक्स है ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से देखिए, अब जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या कहता है हमें, डेरिवेटिव
यानी कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, अभी डेफिनेशन याद करें क्या लिखी थी कि इट इज द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, यही हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। तो चेंज इन y इन चेंज इन x, अब y में कितना चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ, अब x में कितना चेंज हुआ था कि x प्लस क्या हो गया, डेल x, और y में कितना चेंज हुआ। अब देखिए चेंज निकालना है तो इस चीज़ को एक मिनट ध्यान से समझे। पहले x की वैल्यू क्या थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था क्या था, x था कि नहीं। अब चेंज हो के क्या हो गया, x प्लस डेल x हो गया। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, लेकिन जब x की जगह आप x प्लस डेल x रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, y में भी चेंज हुआ, कितना हुआ, y प्लस डेल y, तो ये क्या होगा, y प्लस डेल y होगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो चेंज इन y डिवाइड में चेंज इन x। अब चेंज कैसे निकालेंगे, यानी कि x प्लस डेल x में से हम माइनस कर देंगे x। अब चेंज इन y, फंक्शन में चेंज क्या होगा कि f ऑफ x प्लस डेल x माइनस करेंगे f ऑफ x, ये हुआ चेंज इन y और चेंज इन x। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा, अब आपको अगर इस तरीके से गिवन हो कि यही एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 है और एफ ऑफ 3.01 की वैल्यू है जो 5.2 आ रही है, तो आप फंक्शन में चेंज कैसे निकालेंगे, y में चेंज यानी कि एफ ऑफ एक्स में चेंज, 5.2 में से आप 5 माइनस करेंगे, वही तो हमने किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या कर दिया एफ ऑफ एक्स, ये क्या था y और ये क्या था y प्लस डेल y, में से हमने क्या माइनस किया है, y को माइनस किया, ये y है, ये y प्लस डेल y है। ठीक है, ये चीज़ इनका आप ध्यान रखें। उसके बाद इसी तरीके से x में क्या चेंज हुआ कि जैसे 3.01 है और पहले क्या थी 3, तो हमें चेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3.01 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो वही चीज़। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये देखिए y प्लस डेल y है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ y थी तो यहाँ y, डिवाइड में ये क्या है x प्लस डेल x माइनस एक्स, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची डेल y डिवाइड में डेल x। यही हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो डेल y और डेल x है ये क्या है, चेंज इन द फंक्शन, यानी कि x में चेंज है स्मॉल इंक्रीमेंट, और ये किस में चेंज हो गया, फंक्शन में चेंज हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको जनरली हम किससे डिफाइन करते हैं, जो इसकी नोटेशन है इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। अब डी वाई बाई डी एक्स या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी क्या बता रहा है, चेंज इन द फंक्शन, ये भी क्या बता रहे हैं, चेंज इन द फंक्शन। जो इसकी यानी कि एग्जैक्ट नोटेशन होती है वो होती है डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स, यानी कि फंक्शन में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, या फिर यही क्या है चेंज, यानी कि डेल वाई डिवाइड में डेल एक्स, यानी कि लगभग सेम ही चीज़ होती है कि कितना चेंज हुआ है। तो इसकी जो नोटेशन है वो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होगा कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया कि डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपका फंक्शन जेड के अंदर है तो इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा कि y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x हो तो दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x, वो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और y डैश भी लिख सकते हैं। अब f ऑफ x क्या था y, तो f डैश x लिखा है तो y डैश लिख दीजिए। y डैश का भी मीनिंग क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ y,
डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। लेकिन अगर डेरिवेटिव का भी दोबारा से डेरिवेटिव करना हो, यानी कि एफ डैश एक्स का दोबारा से फिर डेरिवेटिव करना है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एफ डबल डैश एक्स, यानी कि डबल डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये एफ डैश एक्स का क्या हुआ, डेरिवेटिव। तो दिस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स था, अब क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव, या फिर इसको हम लिखेंगे वाई डबल डैश। इसको नाम दिया जाता है डबल डेरिवेटिव। जो आगे आप एक्सरसाइजेज में पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कि हमारा क्या होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एफ डबल डैश एक्स या फिर डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। तो ये थे हमारे जो डेरिवेटिव के कंसेप्ट। अब देखिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। अब ये जो नोटेशन में हमने लिखा था, नोटेशन में हमने क्या लिखा था, डी वाई बाय डी एक्स, कि हम किसी भी अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो उसके डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स से। तो इस जो डी वाई बाय डी एक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप लिखें इसको। ये क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बहुत कुछ बताया जो बेसिक था। अगर इसके डायग्राम की हेल्प से बात करें, इस तरीके से ये x है और ये y है। अब किसी फंक्शन की जो कर्व है वो इस तरीके से है, ठीक है, और x इज इक्वल टू, मान लिया ये कोई पॉइंट है x1। अब कि इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस पॉइंट पे निकालना है, x1 पे। ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये यानी कि इस x1 पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब डेरिवेटिव क्या होता था, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू क्या है, x1। यानी कि x1 पॉइंट पे किसी फंक्शन की कर्व का, यानी कि वहाँ से अगर एक यूनिक टेंजेंट लाई करता है, वो तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी, यानी कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो उस जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव। वही हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव। अभी मैंने पहले बताया भी था, डेरिवेटिव क्या है कि इट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर किसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, दिस मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं कि उस पॉइंट पे, उस फंक्शन की कर्व पे जो यूनिक टेंजेंट लाई करता है उसका वो स्लोप है। तो ये हमारे पास था डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, जो बेसिक कंसेप्ट हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ये हैं क्या, तब तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, मैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। ये जो रिजल्ट आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 13 आया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ पे भी यूज़ हुआ था। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको डी बाई डी एक्स अभी क्या बताया था, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है एक्स टू द पावर एन का। तो वो डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। क्या होगा, एन इंटू में एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 होगा। उसके बाद अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है ए एक्स प्लस बी, ये कोई लीनियर फंक्शन है कि पावर एन है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल टाइप फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, एन। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एन इंटू ए इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर क्या होगा, एन माइनस 1। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। और ये जितने भी डेरिवेटिव हैं ये हमने क्लास 11th में प्रूव किए थे विद फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डेरिवेटिव भी प्यारे बच्चों दो तरीके से हम निकालते हैं, ये ध्यान रखना। जो डेरिवेटिव होता है ना, वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और जो सेकंड होता है
बाय सेकंड प्रिंसिपल, यानी कि दो तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल था ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, कुछ जनरल थ्योरम्स है डेरिवेटिव से रिलेटेड। जनरल थ्योरम्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव। अब देखिए जनरल थ्योरम क्या कहते हैं, बिल्कुल इजी सा है। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो, अगर उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। लेट अस सपोज जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी दे दिया, और सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे एफ ऑफ एक्स यानी कि सी की वैल्यू यहाँ 5 हो सकती है। अब 5 में क्या चेंज होगा, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। अब क्या 5 को चेंज कर सकते हैं कि सर 5 को 5.1 कर दो, इसको 4.9 कर दो, ऐसा तो नहीं। अब 5 है तो 5 ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट जो फंक्शन होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर वहाँ रेट ऑफ चेंज है ही नहीं, दिस मीन्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का, और उस फंक्शन वो फंक्शन है यानी कि कांस्टेंट इनटू में फंक्शन की फॉर्म में, जहाँ सी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो सकता है, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट है इसको तो अलग लिख लीजिए, और इनटू में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकाल लीजिए। यानी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, इसका मीनिंग ये नहीं कि वो 0 हो गया, और वो तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए था। कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पूरा क्या बन जाता है, फंक्शन, जिसमें हम एक कांस्टेंट को अलग रखेंगे और उस फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए सिंगल फंक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्लास 11th के मैंने यहाँ लिखे हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मैं यहाँ प्लस माइनस लगा देता हूँ, यानी कि या तो u प्लस वी की फॉर्म में हो या फिर u माइनस वी की फॉर्म में हो, u माइनस वी की फॉर्म में हो, तब आप उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि v। इस तरीके से यानी कि अलग अलग करके हम क्या निकाल देते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है और दोनों फंक्शन किस में गिवन है, प्रोडक्ट में गिवन है, यानी कि u डॉट वी, क्या गिवन है, u डॉट वी की फॉर्म में, तो u डॉट वी की फॉर्म का आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ v, उसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ u, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरीके से, यानी कि प्लस माइनस का केस हो गया, ये मल्टीप्लाई का। ये जो फोर्थ केस मैंने आपको करवाया है, ये मैंने एक्स्ट्रा अभी बता दिया नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइजों में इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, कि ऐसा हमने क्यों लिखा। जो मेन रिजल्ट थे आपके, जो एक्सरसाइज 7.1 के बेसिक कंसेप्ट हैं, वो पहले 3 रिजल्ट हैं, अब 3 के ही 4 बना रखे हैं, यानी कि प्लस माइनस यहाँ है। अगर आप प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे जिनको हमने पढ़ा, जो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर यूज़ होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, कुछ बेसिक रिजल्ट बताए जो आप ये क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके। क्लास 12th का इनमें कुछ भी नहीं है, हालांकि ये क्लास 12th में भी एज इट इज़ यूज़ होंगे, लेकिन ये क्लास +1 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आपने डेरिवेटिव सोल्व किया था कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे सोल्व करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लास 12th का है, यानी कि u डॉट वी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब जैसे ही हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे तो ये जो सारा बेसिक मैंने आपको बताया है, ये एक बार क्वेश्चनों में दोबारा से फिर रिवाइज होने वाला है।
यानी कि मैंने यहाँ बेसिक बता दिया और एक्सरसाइज में कुछ हो रही है। हम इन्हीं कंसेप्टों का हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये जो मैंने बेसिक बताया है इसका यूज़ ना हो, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो जब हमें उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई जाती है, हो सकता है कि हमारा उतना फोकस उस पर ना हो, लेकिन जब हम उस चीज़ को यूज़ करना सीख जाते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या थी, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या था। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव निकालना सीखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि डेरिवेटिव है क्या, हम कैसे निकाल रहे हैं। यानी कि बेसिक दोबारा हर एक एक्सरसाइज में आपका रिपीट होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।